वर्बल रीजनिंग यानी कि इंग्लिश सेक्शन ऑफ द टेस्ट। इंग्लिश सेक्शन में मुख्तलिफ टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। उसमें से एक मेजर टाइप है वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चंस। ये 4 टाइप के क्वेश्चंस ऐसे हैं जो प्योरली वोकैबुलरी पर बेस करते हैं। वोकैबुलरी बेस्ड के क्या मीनिंग है कि आपको वर्ड मीनिंग आते हों, यानी कि इंग्लिश के वर्ड्स की एक बड़ी तादाद ऐसी हो जिसको आप जानते हो, आप फेमिलियर हो उनके मीनिंग से भी और उनकी सेंस से भी। मसलन एनालॉजीज क्वेश्चन है, एंटोनिम्स हैं, सिनोनिम्स हैं, सेंटेंस कंप्लीशन। ये 4 टाइप के क्वेश्चन प्योरली वोकैबुलरी बेस्ड हैं कि पहले वोकैबुलरी आपको आती होगी, यानी कि जो इसमें क्वेश्चन दिया गया है उसमें जो वर्ड होंगे उनके मीनिंग आपको आएंगे, तो आप लॉजिक की तरफ जाएंगे कि आप क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें। अभी इनको नेक्स्ट सेक्शन में हम बारी बारी देखते हैं कि ये किस टाइप के क्वेश्चन होते हैं। फिर सेंटेंस करेक्शन है, ये ग्रामर बेस है। इसमें ग्रामर की ज़रूरत होती है कि आपको इंग्लिश ग्रामर आती हो तो आप सेंटेंस करेक्शन के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकेंगे। और लास्ट में है रीडिंग कम्प्रीहेंशन। यहाँ इस सेक्शन में आपकी रीडिंग स्किल इवेल्युएट होती हैं कि आप किसी पैसेज को रीड करके उसे कम्प्रीहेंड कर सकते हैं या नहीं, कि इस पैसेज में क्या बात की गई है। अब देखते हैं वन बाय वन कि टाइप ऑफ क्वेश्चन किस तरह के क्वेश्चंस पर मुश्तमिल होती है। फर्स्ट है एनालॉजीज, यानी कि दो वर्ड्स में क्या रिलेशनशिप है, किस लॉजिक के तहत वो आपस में रिलेट होते हैं, और फिर उसी रिलेशन की एनालॉगी तलाश करनी होती है चॉइसेस में से। इसीलिए इस क्वेश्चन टाइप को एनालॉजीज क्वेश्चन कहते हैं। इसमें सबसे पहले काम क्या होगा कि आपको वर्ड मीनिंग आते हो। सेकंड पर लॉजिक, यानी कि अगर आपको किसी वर्ड के मीनिंग नहीं आते तो आप उसकी लॉजिक भी फाइंड आउट नहीं कर सकते। अलबत्ता मुख्तलिफ टेक्निक से हम कोशिश करते हैं कि अगर पूरे क्वेश्चन में एक या दो वर्ड नहीं आ रहा, उसके मीनिंग नहीं मालूम, तो उसके बावजूद भी क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए। इसके लिए आप एनालॉजीज के लेक्चर्स वगैरह लें जो इसी वेबसाइट में भी दिए गए हैं और यूट्यूब चैनल एंटी टेस्ट में भी मौजूद हैं। क्योंकि इस वीडियो का मकसद सिर्फ इंट्रोडक्शन है कि किस टाइप के क्वेश्चन आपको तैयार करने चाहिए और उनकी प्रिपरेशन के लिए आपको किस चीज़ की ज़रूरत होगी। लेक्चर्स या लेसन्स के लिए आप इस साइट जिस पर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, यानी कि thecatonline.com, या फिर यूट्यूब चैनल एंटी टेस्ट में आप इन लेसन्स को व्यू कर सकते हैं। अब हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। दो मेन वर्ड दिए गए हैं, ये मेन वर्ड पेयर है, डॉक्टर, हॉस्पिटल। इन दोनों में क्या रिलेशन है? डॉक्टर की मीनिंग भी आपको मालूम है और हॉस्पिटल की मीनिंग भी आप जानते हैं। इन दोनों वर्ड में क्या रिलेशन है? देखिए, डॉक्टर इज ए पर्सन, डॉक्टर एक पर्सन है, और हॉस्पिटल में वो ड्यूटी परफॉर्म करता है, यानी कि ये उसकी वर्क प्लेस है। तो ये रिलेशन क्या हुआ? पर्सन एंड हिज वर्क प्लेस। तो अब आपने क्या करना है कि ये अगर आपको ऑप्शन दिए गए हैं ए, बी, सी और डी, तो आपने देखना है कि इसी तरह का रिलेशन किस पेयर ऑफ वर्ड्स जो कि चॉइसेस में दिए गए हैं में पाया जाता है। फॉर एग्जांपल, पहला है स्पेक्टेटर। स्पेक्टेटर कौन होते हैं? स्पेक्टेटर किसी गेम को, किसी इवेंट को देखने वाले लोग हैं। तो इसके बाद दूसरा वर्ड इसके साथ क्या है? क्रिकेट। अब क्रिकेट को देखने के लिए, क्रिकेट की गेम को देखने के लिए स्पेक्टेटर्स हो सकते हैं, लेकिन क्या स्पेक्टेटर क्रिकेट परफॉर्म करते हैं? नो, क्रिकेट परफॉर्म नहीं कर रहे, वो सिर्फ देख रहे हैं। जबकि डॉक्टर हॉस्पिटल में ड्यूटी परफॉर्म करता है, वो अपनी ड्यूटी हॉस्पिटल में देता है। तो स्पेक्टेटर क्रिकेट परफॉर्म नहीं कर रहे, ये इसका आंसर नहीं हो सकता। फिर है डियर एंड फॉर्म। डियर डियर फॉर्म में रखे जा सकते हैं, लेकिन क्या ये यहाँ ड्यूटी परफॉर्म करते हैं? तो ये भी ऐसा नहीं होता, इसलिए ये भी गलत है। प्रोफेसर कॉलेज, यस, प्रोफेसर इज ए पर्सन और वो अपनी ड्यूटी यानी कि टीचिंग की जो ड्यूटी है उसकी वो कॉलेज में परफॉर्म करता है। तो ये रिलेशन क्या है? पर्सन एंड हिज वर्क प्लेस। तो ये इसका आंसर है। डी को देखें,
क्रिमिनल जेल, क्या क्रिमिनल जेल में ड्यूटी परफॉर्म करते हैं? नो, इसलिए ये भी गलत है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। अब आप गौर करें कि इसमें क्या है कि पहले आपको वर्ड के मीनिंग मालूम थे, तब आपने उनमें रिलेशनशिप कायम किया। अगर किसी वर्ड के मीनिंग नहीं आते तो जाहिर है फिर उसकी रिलेशनशिप फाइंड आउट नहीं की जाती। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हुई वोकैबुलरी, वर्ड मीनिंग। तो आप ज्यादा से ज्यादा वर्ड्स को याद करें, मेमोराइज करें, उनके मीनिंग उनकी सेंस। अब एक एग्जांपल देखते हैं, अवेरी एंड बर्ड्स। अब अवेरी कहते हैं पिंजरे को, एक बड़ा पिंजरा जैसे जू में होता है, जिसमें बर्ड आसानी के साथ फ्लाई भी कर सकते हैं। बहरहाल अगर हम इसे सिंपली लेते हैं, अवेरी एक पिंजरा है जिसमें बर्ड्स को इनक्लोज किया जाता है, इसमें उन्हें बंद किया जाता है। अवेरी पिंजरा जिसमें बर्ड्स रखे जाते हैं। अब आप इनमें रिलेशन हमें मालूम हो गया कि ये एक कंटेनर है जिसमें ये चीज इनक्लोज की जाती है। अब ऑप्शन देखते हैं, डिक्शनरी। डिक्शनरी में क्या वर्ड्स एनक्लोज किए जाते हैं? नो, डिक्शनरी में वर्ड्स तो होते तो हैं लेकिन वो लिखे हुए होते हैं, एनक्लोज नहीं किए गए। वो कोई फिजिकल चीज नहीं है कि जिसको आप किसी पिंजरे में या किसी जगह पर बाउंड कर रहे हैं, इसलिए ये इसका आंसर नहीं हो सकता। फिर बी ऑप्शन देखें, सैनिटेरियम। सैनिटोरियम में नर्सेस ड्यूटी परफॉर्म करती हैं, उन्हें एनक्लोज नहीं किया जाता, उन्हें वहां बंद नहीं किया जाता, इसलिए ये भी इसका आंसर नहीं हो सकता। गैलरी एंड पेंटिंग। पेंटिंग्स गैलरी में नुमाइश के लिए रखी जाती है, डिस्प्ले के लिए रखी जाती है, लेकिन वो वहां इनक्लोज नहीं होती, इसलिए ये भी इसका आंसर नहीं होगा। लाइब्रेरी बुक के साथ भी यही सिचुएशन है कि बुक्स लाइब्रेरी में रखी जाती हैं, इनक्लोज नहीं की जाती। लेकिन अगर आप इस पर गौर करें, फिश एक्वेरियम, यस, आप देखें कि फिश एक्वेरियम में इनक्लोज की जाती हैं, जैसे कि बर्ड ओपन एयर में फ्लाई करते हैं, इधर उधर जाते हैं और उन्हें पिंजरे में इनक्लोज कर दिया जाता है, बाउंड कर दिया जाता है। इसी तरह से फिश खुले पानी में इधर उधर फिर सकती हैं, जा सकती हैं, लेकिन उन्हें एक्वेरियम में बाउंड कर दिया जाता है, इनक्लोज कर दिया जाता है। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ई। फिर एक और टाइप ऑफ क्वेश्चन है एंटोनिम्स। एंटोनिम्स यानी कि अपोजिट वर्ड्स। अपोजिट वर्ड्स में वही चीज कि पहले आपको वर्ड मीनिंग आते हो, उनके दरमियान जो फाइन रिलेशन होता है। बाज का वर्ड्स ऐसे होते हैं कि वो डायरेक्टली अपोजिट नहीं होते, लेकिन उनमें कोई सेंस होती है जिसके तहत उन्हें हम कहते हैं कि ये अपोजिट हैं। इस चीज को कहते हैं फाइन शेड ऑफ मीनिंग। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं फाइन शेड्स के लिए कि पेन, पेन इज ए राइटिंग डिवाइस, आपको पता है लिखने के लिए काम आता है। लेकिन अगर किसी जगह पर एनिमल को इनक्लोज करने के लिए एक बाउंड्री लगाई जाए और दरमियान में कोई एनिमल जैसे कि गोट्स हैं या काउज, बफेलोज, हॉर्सेस, उनको इनक्लोज करने के लिए बाउंड्री लगाकर एक जगह पर उन्हें महदूद किया जाता है, उन्हें बंद किया जाता है, उसको भी पेन कहते हैं। तो अब आप देखें कि डिपेंड करता है कि आपके पास चॉइसेस क्या हैं। चॉइसेस में अगर मेन वर्ड फर्स्ट क्या एनिमल रिलेटेड है और फिर आपसे इनक्लोज करते हुए पेन की बात की जाती है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये पेन एनिमल्स वाला है या राइटिंग डिवाइस है। अब इसकी एक एग्जांपल देखें, डिस्पर्स। डिस्पर्स के मीनिंग होते हैं बिखर जाना, फैल जाना। अब हम चॉइसेस की तरफ देखें, ये चॉइसेस हमें दिए गए हैं ए, बी, सी और डी। प्रोलिफरेशन, ए ऑप्शन है प्रोलिफरेशन। प्रोलिफरेशन का मतलब है इंक्रीज होना, रैपिड इंक्रीज इन नंबर, किसी चीज का बड़ी तादाद से बढ़ जाना। तो डिस्पर्स का मतलब फैल जाना, प्रोलिफरेशन तादाद में बढ़ना, तो ये इसका अपोजिट नहीं हो सकता। सैचुरेट इसका अपोजिट नहीं हो सकता। मस्टर, मस्टर की मीनिंग है कलेक्ट होना, असम्बल हो जाना, इकट्ठे हो जाना। तो डिस्पर्स बिखर जाना, मस्टर इकट्ठे हो जाना, तो ये इसका अपोजिट बनता है। बगल एक डिवाइस है हॉर्न की तरह बजाने के लिए, या फिर ये एक मिंट फैमिली के प्लांट्स को भी कहते हैं, तो ये भी इसका आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि डिस्पर्स का मतलब है बिखर जाना, बगल जो है वो म्यूजिक के लिए है या हॉर्न के लिए है। तो सिर्फ मस्टर ऐसा है जो इसके अपोजिट है।
मिटिगेट, मिटिगेट का मतलब होता है किसी ऑफेंस को नॉर्मल करना, लेसन करना, कम करना। मिटिगेट, मेक लेस ऑफेंसिव, तो ये लेस करने के मीनिंग में आता है। तो ऑप्शन में देखें, आंसर हमें क्या चाहिएगा, लेसन का अपोजिट क्या होगा, इंक्रीज करना, ज्यादा करना। तो आप देखें कि ऑप्शन सी में डायरेक्टली इंक्रीज ही दिया गया है, इसलिए बाकी अल्फाज को चेक करने की कोई खास जरूरत नहीं है। जैसे कि घोस्ट नहीं हो सकता, मिमिक नहीं हो सकता, रिमार्क नहीं हो सकता, थियोलॉजिकल नहीं हो सकता। तो मिटिगेट कम करने के सेंस में आता है, और ऑप्शन सी में इसका अपोजिट इंक्रीज दिया गया है। फिर सिनोनिम्स है, सिनोनिम्स में आप सिमिलर वर्ड्स चूज करते हैं। इस टाइप ऑफ क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए भी आपको सबसे पहले वर्ड मीनिंग की जरूरत होगी, फाइन शेड्स की जरूरत होगी, और उसके बाद आप चॉइसेस से मैचिंग या लॉजिक के जरिए उनको रिलेट कर सकते हैं कि ये इसका आंसर है या नहीं। देखें एग्जाम्पल में, प्रोपेल, प्रोपेल का मतलब होता है धकेलना, यानी कि ड्राइव करना बाय पुशिंग। जैसे कि किसी बोट में, किसी शिप में उसके बैक पर एक फैन लगा होता है जिसमें ब्लेड्स होते हैं, और वो वाटर को प्रोपेल करता है, पीछे की तरफ धकेलता है, और नतीजे में शिप या बोट आगे की तरफ मूव करता है। तो इसका सिनोनिम्स क्या होगा, डायरेक्टली देखें ड्राइव नजर आ रहा है, प्रोपेल का मकसद भी ड्राइव करना है बाय प्रोपेल्शन, और ड्राइव तो इसके डायरेक्ट मीनिंग में आता है, इसलिए इसका आंसर ड्राइव ही हो सकता है। अब बकाया को, बाकी वर्ड्स को भी चेक कर लेते हैं। जेटिसन के मीनिंग है किसी एयरक्राफ्ट से या शिप से कोई चीज नीचे गिराना, तो ये इसके सिनोनिम्स में नहीं आ सकता। ब्रस्ट का मतलब फट जाना, तो ये भी इसके मीनिंग में नहीं आ सकता, सिनोनिम नहीं हो सकता इसका। फिर मॉडिफाई, ये भी इसका सिनोनिम नहीं है। तो प्रोपेल की मीनिंग टू ड्राइव, और ड्राइव ही इसका सिनोनिम है। अब एक और एग्जांपल देखें, मैसिव, मैसिव की मीनिंग है साइज में बहुत बड़ा होना, यानी कि मास, कोई बहुत बड़ा मास होना। तो इसमें बड़े होने की सेंस है, ज्यादा होने की सेंस है, हैवी होने की सेंस है। मैसिव यानी कि जिसमें ज्यादा मास हो। तो इसका सिनोनिम्स क्या हो सकता है, देखिए लिटिल नहीं हो सकता, स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकता, लमसम नहीं हो सकता, आर्गुमेंट भी नहीं हो सकता। तो सिर्फ ह्यूज, ह्यूज का मतलब भी ज्यादा है, बड़ा, साइज में बड़ा। तो यहाँ पर मैसिव में भी ज्यादा और ह्यूज में भी ज्यादा की सेंस है, इसलिए इसका सिनोनिम है ऑप्शन ई, ह्यूज। फिर आते हैं सेंटेंस कंप्लीशन। सेंटेंस कंप्लीशन में आपको फिल इन द ब्लैंक करनी है, यानी कि आपको एक सेंटेंस दिया गया होगा और उसमें से कोई एक प्लेस ब्लैंक होगी, जिसमें आपने दिए गए चॉइसेस में से कोई वर्ड चूज करके फिट करना है ताकि सेंटेंस की सेंस मेंटेन रहे। तो अगेन, चॉइस में जो वर्ड्स दिए गए हैं, अगर आपको उनके मीनिंग नहीं आते तो आप किस तरीके से फिल इन द ब्लैंक कर सकते हैं। तो सबसे पहले वर्ड मीनिंग चाहिए, और फाइन शेड ऑफ मीनिंग यहाँ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सेंटेंस की सेंस से मालूम होता है कि आपने कौन सा वर्ड यहाँ चूज करना है। फिर वर्ड चॉइस है, बाजू का सिमिलर मीनिंग के वर्ड्स आ रहे होते हैं, तो हम एक पर्टिकुलर सिचुएशन में या पर्टिकुलर फील्ड के लिहाज से उसमें जो कि सेंटेंस में दी गई होती है उसके मुताबिक वर्ड को चूज करते हैं। फिर कंटेक्चुअल मीनिंग है कि किसी पर्टिकुलर कंटेक्स्ट में वर्ड के मीनिंग क्या लिए जा रहे हैं। एग्जाम्पल देखें, हर एबिलिटी टू इंस्पायर अदर इन इज हर बेस्ट, उसमें एबिलिटी है कि वो इंस्पायर कर लेती है दूसरों को, और ये क्या चीज है इसकी बेस्ट, तो यहाँ पे वर्ड आना चाहिए क्वालिटी, उसकी बेस्ट क्वालिटी हो सकती है। तो आप देखें कि इससे मिलता जुलता वर्ड कौन सा है जो यहाँ पर आ सके, जो हमें क्वालिटी की रिप्लेसमेंट दे रहा हो या इसकी सेंस दे रहा हो। तो ऑप्शन ए में देखें एट्रीब्यूट, यस ये पॉसिबल है। हर एबिलिटी टू इंस्पायर अदर इज हर बेस्ट एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट क्या है, किसी चीज का करेक्टरिस्टिक, तो उसका ये करेक्टरिस्टिक है, उसकी क्वालिटी है, तो हम कहेंगे एट्रीब्यूट यहां आ सकता है। फिजिबल नहीं आ सकता, कोहेरेंस नहीं आ सकता, हीनियस तो वैसे ही नेगेटिव सेंस है,
ये यहाँ वैसे ही नहीं आएगा, और मीनिंग के लिहाज से भी ये यहाँ नहीं आ सकता, रिवाइव भी नहीं आ सकता। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा एट्रीब्यूट अल्फा। रीडिंग कम्प्रीहेंशन। रीडिंग कम्प्रीहेंशन में आपको एक पैसेज दिया जाता है जो आपने रीड करके कम्प्रीहेंड करना है कि उसमें क्या कुछ दिया गया है, उसकी एक्चुअल सेंस क्या है। सिर्फ ये नहीं है कि आपने रीड कर लिया, तो इसमें आपने बड़ी डेप्थ के साथ उसकी मेन सेंस जो उसमें प्रेजेंट की गई है उस तक पहुंचना है। उसमें जो अंडरलाइंग चीजें छुपी हुई हैं वो एक्सप्लोर होंगी, कि आप किसी क्वेश्चन में अगर किसी चीज की जरूरत है तो वो कहाँ पर पाई जाती है और किस सेंस में पाई जाती है। ये सारी चीजें आपने रीडिंग करके पैसेज से इन्फर करनी है, डिडक्ट करनी है, और उसके बाद आप क्वेश्चंस के आंसर देते हैं। अब इसमें किस किस्म के टॉपिक्स होते हैं? इसमें वैरायटी ऑफ टॉपिक्स है। बेशक आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हो, बेशक आप मेडिकल के बैकग्राउंड से हो, किसी भी बैकग्राउंड से हो, लेकिन इसमें जो टॉपिक्स आएंगे वो किसी भी फील्ड से आ सकते हैं। इसमें म्यूजिक का टॉपिक भी आ सकता है, इसमें आर्ट्स से रिलेटेड आ सकते हैं, इसमें साइंस से रिलेटेड, सोशल साइंसेज से रिलेटेड कोई भी टॉपिक हो सकता है पैसेज में, क्योंकि मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? कंप्रीहेंशन। तो इसमें एक्स्ट्रा नॉलेज की जरूरत नहीं है। आपको जो पैसेज दिया जाएगा उसी से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, उसका आंसर उसी में पाया जाएगा। आपको किसी एक्स्ट्रा नॉलेज की जरूरत नहीं है। यानी कि अगर आपके पास एक साइंस का टॉपिक आ जाता है जो आपने रीड करके आंसर देने हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप साइंस के स्टूडेंट होंगे तो दे सकेंगे। नो, कोई साइंस के नॉलेज की जरूरत नहीं होगी। जो कुछ पैसेज में दिया गया है उसी से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, उसका आंसर उसी में मौजूद होगा, किसी एक्स्ट्रा नॉलेज की जरूरत नहीं होगी। फिर नॉर्मली पैसेज जो ना स्मॉल साइज टू मीडियम साइज होते हैं। बहुत बड़े पैसेजेस अमूमन टेस्ट में नहीं आते, उसके बजाय स्मॉल होंगे या मीडियम होंगे, कि आप क्योंकि टाइम लिमिट है, अगर बहुत बड़ा पैसेज हो तो उसको पढ़ने के लिए एक एक्स्ट्रा टाइम चाहिए। तो अमूमन स्मॉल टू मीडियम पैसेजेस होते हैं जिसको आप गिवन टाइम में रीड कर सकते हैं। अब एक एग्जांपल देखें पैसेज की। ये स्मॉल पैसेज है, देखिए इसमें दिया क्या गया है। इन प्रोलॉन्ग्ड स्पेस फ्लाइट, beside the obvious hazards of meteors, rocky debris, and radiations, astronauts will have to deal with muscle atrophy brought on by weightlessness. Therefore, when they return to Earth, they face a protracted period of weight training to rebuild their strength. अब इसमें बताया क्या गया है कि जब कोई एस्ट्रोनॉट एक प्रोलॉन्ग पीरियड के लिए स्पेस में फ्लाइट करता है, तो वो ना सिर्फ मीटियोर्स को डील करता है, रॉकी डेब्रिस एंड रेडिएशंस, यानी कि ये हैजर्ड्स हैं वहाँ के जो नॉर्मली होते हैं कि मीटियोर स्पेस में मूव कर रहे हैं और वो उनसे टकरा भी सकते हैं, तो वो उनसे बचते हैं। इसी तरह से चट्टाने और दूसरी चीज़ें भी स्पेस में, जिसको इसने डेब्रिस कहा है, कि चट्टाने वगैरह भी छोटे छोटे पीसीज जो है वो उनके रास्ते में आते रहते हैं, वो उनसे भी बचते हैं। फिर मुख्तलिफ टाइप की रेडिएशन हैं, कॉस्मिक रेडिएशन नॉर्मली स्पेस में पाई जाती हैं। तो एस्ट्रोनॉट सिर्फ ना इन खतरों को फेस करते हैं, हैजर्ड्स को फेस करते हैं, बल्कि उनके साथ क्या होता है कि वेटलेसनेस की वजह से उनके मसल इस्तेमाल नहीं होते, जिसकी वजह से उनके मसल एट्रोफी यानी कि वीक या डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाते हैं। तो जब वो वापस आते हैं तो उनको वेट की ट्रेनिंग दी जाती है। वेटलेसनेस में उनके मसल डैमेज हो रहे होते हैं या डिस्ट्रॉय हो रहे होते हैं। तो जब वो जमीन पर वापस आते हैं तो उनको वेट ट्रेनिंग दी जाती है ताकि उनके मसल की स्ट्रेंथ वापस लाई जा सके। ये टोटल है पैसेज। अब क्वेश्चन क्या दिया गया है? व्हाट इज द मोस्ट लाइकली मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड डेब्रिस, इस वर्ड की, एज इट इज यूज्ड इन दिस पैसेज। अब जो पैसेज के अंदर दिया गया वर्ड है उसको पैसेज के लिहाज से यानी कि कंटेक्सचुअल मीनिंग इसके क्या हो सकते हैं। अब डेब्रिस के एक्चुअल मीनिंग क्या है? डेब्रिस कहते हैं स्कैटर्ड पीसेस। जैसे मैंने बताया था अभी कि रॉकी डेब्रिस यानी कि चट्टानों के, मुख्तलिफ पत्थरों के पीसेस जो है स्पेस में फिर रहे होते हैं और वो उनके सामने आते हैं और उन्होंने उनसे बचना होता है। तो यानी कि इसे आम जबान में तो हम कह देते हैं मलबा, कि बिखरी हुई चीजें जो इधर उधर पड़ी हो किसी इमारत के टूट जाने के बाद, किसी चीज के ब्रस्ट होने के बाद, तो जो टूटे हुए पीसेस होते हैं उन्हें कहते हैं डेब्रिस।
मीनिंग क्या हो सकते हैं? फ्रेगमेंट्स, यस, फ्रेगमेंट्स इसके मीनिंग दे रहा है। डिके, नो। बैक्टीरिया, नो। एलियन लाइफ, नो। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, फ्रेगमेंट्स, पीसेस। फिर आप दूसरा पैसेज देखें। इन cities throughout the country, there is a new direction in local campaign coverage. Frequently in local elections, journalists are not giving voters enough information to understand the issues and evaluate the candidates. The local news media devote too much time to scandal and not enough time to policy. Not enough time, दो दफा इस्तेमाल हुआ है। अब क्वेश्चन क्या है? This paragraph best support the statement that the local news media, लोकल न्यूज मीडिया से रिलेटेड कौन सी चीज सही है, कौन सी बात जो ऑप्शन में दी गई है वो सही है? ए ऑप्शन को देखें, इज नॉट डूइंग एन एडिकेट, यस ये मैच करता है क्योंकि दो दफा वर्ड यूज हो रहा है इनफ, कि वो इनफ टाइम नहीं देते या इनफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करते, तो वो एक्चुअली एडिकेट जॉब नहीं कर रहे। टू कम इज टू कवरिंग लोकल कंपेन्स, यस ये पॉसिबल आंसर है। बी को देखें, डज नॉट अंडरस्टैंड आइदर नो, ऐसी कोई बात नहीं की, उन्हें अंडरस्टैंडिंग की तो बात ही नहीं की कि उन्हें इस चीज का समझ ही नहीं है। नो, वो एक्चुअली स्कैंडल और इसी तरह की दूसरी चीजों के ऊपर फोकस ज्यादा करते हैं, अंडरस्टैंडिंग की बात नहीं है। शुड लर्न हाउ टू कवर पॉलिटिक्स बाय वाचिंग द नेशनल न्यूज मीडिया। अब आप देखें कि ऐसी कोई बात नहीं है कि उसने उन्हें सजेशन दी हो कि आप नेशनल न्यूज मीडिया देखें और लर्न करें। उन्हें लर्निंग की तो इस पूरे पैसेज में कोई बात नहीं है कि जर्नलिस्ट को ये लर्न करना चाहिए, इसलिए ये भी गलत है। डी को देखें, हैज नो इंटरेस्ट इन कवरिंग स्टोरीज अबाउट लोकल पॉलिटिक्स इवेंट्स, ये किसी हद तक मैच करता है, लेकिन नो इंटरेस्ट की बात नहीं की उसने। उसने कहा कि वो इनफ टाइम नहीं देते, तो इसलिए अगर हम ए और डी को कंपेयर करें तो ए इज द बेस्ट ऑप्शन, जो कि इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि एडिकेट टाइम नहीं दे रहे बनिस्बत इसके कि नो इंटरेस्ट। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए। अब है सेंटेंस करेक्शन, ये ग्रामर पर बेस करता हुआ सेक्शन है। इसमें सबसे पहले आपको ग्रामर आएगी तो इस क्वेश्चन को, इस टाइप के क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकेंगे। इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये स्टैंडर्ड इंग्लिश पर बेस करता है, यानी कि रीजनल इंग्लिश या स्लैंग वगैरह का इस्तेमाल इसमें नहीं होगा। दूसरा, ग्रामर रिव्यू चाहिए आपको इसके लिए। अगर आपने इसमें प्रॉपर परफॉर्म करना है तो ग्रामर का एक रिव्यू करें, ताकि आपको बहुत से रूल जो इग्नोर हो जाते हैं या आपको मालूम नहीं है या आप उनको भूल चुके हैं, वो आपके नॉलेज में दोबारा से आ जाएं या आप उन्हें लर्न कर लें। लेकिन ग्रामर तो बहुत बड़ी है, अगर आप सिर्फ आर्टिकल के रूल्स को देखें तो वो उसके ऊपर तो बहुत नॉलेज आपको मिल जाएगा, बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो क्या हम इसको कवर कर सकते हैं? यस, सेंटेंस करेक्शन के लिए टेस्ट में जो क्वेश्चंस आते हैं वो मेनली कुछ ज्यादा टॉपिक्स पर बेस नहीं करते, बल्कि वो लिमिटेड टॉपिक पर बेस करते हैं जो कि यहाँ प्रेजेंट किए गए हैं। अगर ये मेन टॉपिक आप कर लेते हैं तो एक्चुअली आप तकरीबन तमाम क्वेश्चन को सॉल्व करने के काबिल होंगे। इसमें कौन से मेन टॉपिक हैं? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, पैरेललिज्म, वर्ब फॉर्म्स, मॉडिफायर्स, डिक्शन, ग्रामेटिकल कंस्ट्रक्शन, ईडियम, और इसमें आप वॉइसेस यानी कि एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, और नरेशन यानी कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ये भी शामिल कर लें। तो ये टॉपिक अगर आप कर लेते हैं और इनको कंप्रीहेंड भी कर लेते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, तो आप सेंटेंस करेक्शन के क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकें। अब ये एग्जांपल है, देखें। ही इज वर्किंग इन द कंपनी सिंस year 2000, he is working in the company since year 2000। अब कहने की, इस सेंटेंस में क्या कहने की कोशिश की जा रही है कि वो इस कंपनी में सन 2000 से काम कर रहा है। तो एक काम पास से चल रहा है और अब तक हो रहा है। देखें, वो सन 2000 से कंपनी में काम कर रहा है, इसका मतलब है कि वो आज भी कर रहा है। तो पास्ट से शुरू होकर प्रेजेंट में एक चीज कंटिन्यू रहे तो उसके लिए इस्तेमाल होता है हैज बीन वर्किंग। हैज बीन वर्किंग
इन द कंपनी। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। अब आप यहां देखें कि ये एक टाइप ऑफ क्वेश्चन भी है, इसमें आप रिप्लेस करते हैं। क्या था कि एक पार्ट ऑफ सेंटेंस अंडरलाइन है और चॉइसेस में उसकी रिप्लेसमेंट दी गई है कि इसकी जगह पर जो अंडरलाइन पोर्शन है, इसकी जगह पर इनमें से कौन सा ऑप्शन रखा जाए कि सेंटेंस सही मीनिंग देने लग जाए। उसके बाद दूसरी जो टाइप आ रही है वो है स्पॉट द एरर। अब यहां पर आपने रिप्लेस नहीं करना, आपने सिर्फ आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा गलत है, यानी कि जो ऑप्शन दिए गए हैं और उसके ऊपर ऑप्शन ए के ऊपर आप देखें कि विन को अंडरलाइन किया गया है, तो अंडरलाइन में से कौन सा एरर है जिसकी वजह से सेंटेंस गलत हो रहा है, यानी कि किसको सही किया जाए तो सेंटेंस सही मीनिंग देगा। तो आप देखें सेंटेंस क्या है, ही विन सेवरल अकोलेट्स फॉर हिज म्यूजिक कंपोजिशन। इसमें विन अंडरलाइन है, फॉर अंडरलाइन है, हिज और कंपोजिशन, और ई के मीनिंग है नो एरर। अगर सेंटेंस सही है तो आप नो एरर को चूज कर लेंगे, यानी कि विदाउट चेंज। अगर सेंटेंस एज इट इज सही है तो फिर ई ऑप्शन होगा। तो अब आप इसे चेक करें, ही यहां पर सब्जेक्ट है और सिंगुलर है, तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के मुताबिक सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए प्लूरल वर्ब आता है, जबकि यहां पर विन दिया गया है, तो यहां पर होना चाहिए विंस। ही विंस सेवरल एक्कोलेट्स फॉर हिज म्यूजिक कंपोजिशन। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हमें बताता है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए प्लूरल वर्ब और प्लूरल सब्जेक्ट के लिए सिंगुलर वर्ब चाहिए। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए, विन की जगह विंस होना चाहिए। ये वर्बल सेक्शन का था इंट्रोडक्शन। ये जहन में रहे कि ये वीडियो इंट्रोडक्टरी वीडियो थी, इसका मकसद सिर्फ सेक्शन से अवेयरनेस, आपको बताना कि किस टाइप के क्वेश्चन होंगे और आपको उनकी तैयारी कैसे करनी चाहिए। अगर आप इसके लेसन लेना चाहते हैं या लेक्चर सुनना चाहते हैं और हर टॉपिक के कि इनको सॉल्व कैसे किया जाए, इसमें कौन कौन से अंडरलाइन कंसेप्ट होते हैं, तो उसके लिए आप इसी वेबसाइट यानी कि दी कैट ऑनलाइन के पैनल पर जाएं और वहां से तमाम लेसन्स और लेक्चर्स वगैरह आप ले सकते हैं। उसके साथ ही प्रैक्टिस क्वेश्चन भी अवेलेबल हैं, उनकी एक्सप्लेनेशन वीडियोस भी मौजूद हैं, और इसी तरह से ये तमाम वीडियोस आपको यूट्यूब चैनल एंटी टेस्ट में भी मिल जाएंगी।